चलिए, तो फॉर्मेशन में हम लोग आई थिंक क्रिप्स मिशन तक बात किए थे जी, है ना। चलिए, तो इसमें हम देख रहे थे कि किस परिस्थिति में और किस तरीके से भारत का संविधान जो है वो बन रहा था, है ना। और कौन कौन से सिचुएशन में से गुजर रहे थे हम। सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटेन इस बात पे एग्री किया कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना है, लेकिन ये नहीं बता रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होगा कब। और हमारी मूल समस्या यही थी कि हमें ये बताया जाए कि हमारा संविधान कब बने, क्योंकि अंग्रेज जो वादे करते थे उस वादे पे टिकते नहीं थे, है ना। मुकर जाते थे। जब काम निकल जाता था भारत का सहयोग ले लेते थे, काम जब कंप्लीट हो गया तो फिर वो मानते नहीं थे। तो अब हुआ कि भाई उनको किस प्रकार से ये चीजें जो है सो इस प्रकार से हो कि वो हमारी जो भी डिमांड्स हैं उस डिमांड्स को मान ले कि संविधान कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारी चीजें हो जाए। तो ये हो नहीं पा रहा था। ठीक है, आगे आप देखिए कि किस प्रकार से संविधान बना था। तो क्रिप्स मिशन जो है ये 1942 में इंडिया आया था, है ना, 1942। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव तक हम लोग बात कर लिए थे। क्रिप्स 1942 में इंडिया आया था और इस क्रिप्स मिशन में 3 लोग थे। क्रिप्स मिशन में कितना लोग थे? 3 लोग थे। ठीक है, एक जो इसका अध्यक्ष था उसका नाम था सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स। सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स। तो सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स जो था वो इसका अध्यक्ष था, क्रिप्स मिशन का चेयरमैन था सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स। और इसके अलावे एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर और तीसरा व्यक्ति था पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, तो ये 3 लोग थे इसमें। क्रिप्स मिशन में कितने लोग थे? 3 लोग थे। और इसका चेयरमैन कौन था, अध्यक्ष कौन था? सर स्ट्रफर्ड क्रिप्स। तो क्रिप्स जो था वो इसका अध्यक्ष था, एवी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस इसके मेंबर थे। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन क्यों आया था? क्रिप्स मिशन इसीलिए भारत आया था ताकि भारतीय लोगों को मना लिया जाए द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए, ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया का सहयोग मिल जाए। अगर सहयोग ना भी मिले तो कम से कम इतना हो जाए कि भारत में भारत के लोग उपद्रव ना करें, क्योंकि भारत में यदि भारत के लोग उपद्रव करेंगे तो क्या होगा, वो फोकस नहीं कर पाएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर। अब मान लीजिए कि एक साथ आपका 2 आदमी से झगड़ा हो जाए तो क्या होगा? आप अपनी पूरी एनर्जी एक जगह लगा पाइएगा? नहीं लगा पाइएगा, और दोनों मिलकर धर के पीट देगा नहीं पीट देगा। इसलिए चालाकी किस बात में है कि एक बार में एक ही आदमी से झगड़ा कीजिए और दूसरा आदमी को कहिए कि ठीक है भाई तुम्हारा मामला है ना, तो तुमसे कल निपटेंगे, परसों निपटेंगे, अभी तुम्हारे मामले को पेंडिंग में डाल देते। अंग्रेज यही चाहते थे कि या तो भारत का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहयोग मिल जाए, और यदि सहयोग नहीं भी मिल रहा है तो कम से कम वो अलग रहे इससे, मतलब कि वो हंगामा ना खड़ा करे, क्योंकि वो हंगामा खड़ा करेगा तो दोनों जगह अपना एनर्जी देना पड़ेगा और ऐसे में हमारी स्थिति कमजोर हो जाएगी। और उधर हिटलर तंग कर रहा था बहुत ज्यादा। हिटलर यानी कि जर्मनी और जापान बहुत तबाह किए हुए था। इटली बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाया था, लेकिन जापान और जर्मनी जो है वो ब्रिटेन पे बहुत प्रेशर क्रिएट किए थे। ऐसी स्थिति में इसको चाहिए था कि या तो भारत का समर्थन मिल जाए या फिर भारत में कम से कम शांति रहे। इसी के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था।
तो ये आया तो सबसे पहले किससे मिला? कांग्रेस से मिला, क्योंकि उस समय कांग्रेस जो थी वही सबसे बड़ी अथॉरिटी थी इंडिया की, सबसे बड़ी संस्था जिससे लोग जुड़े हुए थे, लोग जिसकी बात मानते थे, सुनते थे, वो कांग्रेस ही थी। तो कांग्रेस से लोग जो थे वो जुड़े हुए थे। तो कांग्रेस जो है, जब कांग्रेस के पास गए तो कांग्रेस में महात्मा गांधी वहां पे थे। महात्मा गांधी से क्रिप्स की मुलाकात हुई, बैठक हुई। तो महात्मा गांधी, नेहरू जैसे जो लोग थे, उन्होंने कहा कि देखिए, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको तभी सपोर्ट करेंगे अब जब आप ये बता दीजिए कि हमारा संविधान कब बनेगा, हमारा संविधान बना दीजिए तो हमको सपोर्ट करेंगे। तो क्रिप्स ने कहा कि देखिए, अभी हम नहीं ये काम कर सकते, लेकिन हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस बार पक्का वादा कर रहे हैं, कंफर्म है ना, एकदम आई स्वेयर ऑन गॉड, है ना, लोग करते ना, कसम खाते हैं, इस बार भाई गलती हो गई, माफ करो, अगली बार गलती नहीं होगी। तो उसने कहा कि पिछले बार तक हमने जो भी वादे किए थे, वादा टूटा था, वो अलग बात है, लेकिन अब हम ये प्रॉमिस करते हैं कि अब हम ये नहीं करेंगे, वादा खिलाफी नहीं करेंगे, हमने वादा कर लिया तो हम आपका संविधान बना के देंगे। लेकिन वही बात है, अब हम तो भाई धोखा खा चुके थे, तो धोखा खा लिया हुआ आदमी को जल्दी विश्वास नहीं होता है जी। एक दो बार आप ठगा जाइएगा तो दूसरा बात, तीसरा बात, ईमानदारों आदमी से मिलिएगा तो लगेगा कहीं ठग ना ले आपको, ये ह्यूमन नेचर है। तो यहां पर यही लग रहा था कि इस बार भी वादा करेगा, हम लोग सपोर्ट कर देंगे और हमला बात सुनेगा नहीं। तो गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सबने कह दिया कि नहीं, जब तक आप ये नहीं बताइएगा कि हमारा संविधान कब बनेगा तब तक हम नहीं आपको सपोर्ट कर सकते। इसने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ था जी? 1939, और 1942 में क्रिप्स भारत आया था। यानी कि ऑलरेडी 2.5-3 साल से तो युद्ध चल रहा था। अब ये युद्ध कब खत्म होगा कोई नहीं जानता है। तो और ये कह रहा था कि युद्ध खत्म हो जाएगा तो संविधान बना के दे देंगे। अब आप देखिए कि जब पता ही नहीं है कि युद्ध कब खत्म होगा, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो ऐसे में कोई कैसे इसको एक्सेप्ट करे, इसके प्रपोजल को? रूस यूक्रेन युद्ध अभी देख रहे हैं ना, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था पिछले साल फरवरी में शुरू हुआ था, तो जब शुरू हुआ था तो लोग कह रहे थे ये 10 दिन में खत्म हो जाएगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 15 दिन में खत्म हो जाएगा, और आज तक खत्म नहीं, अभी भी चल रहा है। तो यूरोप का युद्ध ऐसे ही चलता है, तो ये युद्ध भी लंबा चल रहा था, तो पता ही नहीं था कि कब खत्म होगा, और ये कह रहा था कि खत्म हो जाएगा तो हम आपका संविधान बना देंगे, और कब खत्म होगा किसी को मालूम ही नहीं था। इसीलिए क्रिप्स मिशन को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया इसके प्रपोजल को, और गांधी जी ने कह दिया कि यह क्या है, ये दिवालिया बैंक का चेक है ना, मतलब ये दिवालिया बैंक समझ ना, बैंकक्रप्ट है ना, जिसके पास खुदे पैसा नहीं है वो कह रहा है कि हम आपको लोन दे देंगे। अब बताइए, जिसके पास अपने पास लोन होगा, पैसा होगा, वही ना आपको लोन देगा जी। ये कह रहा था, इसलिए इसको गांधी जी ने क्या कहा, दिवालिया बैंक का चेक है ना, कि जो बैंक दिवालिया हो चुका है, बैंकक्रप्ट हो चुका है, अब वो चेक पर चेक रिलीज कर रहा है कि आप लीजिए पैसा लेके जाइए, है ना, क्योंकि पता है उसका सारा चेक क्या होगा, बाउंस कर जाएगा, क्योंकि पैसा ही नहीं है। तो गांधी जी ने, नेहरू जी ने क्रिप्स के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और जब कांग्रेस ने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तभी कहां गया, तभी गया मुस्लिम लीग के पास, मोहम्मद अली जिन्ना से मिला, है ना, मुस्लिम लीग के पास गया और मुस्लिम लीग से कहा कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, है ना, इसने मुस्लिम लीग को कहा कि आप हमें सपोर्ट कीजिए तो हम मतलब आपकी जो भी प्रस्ताव होगा उसको हम मान लेंगे। तो मुस्लिम लीग ने से कहा, है ना, कि भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे एक ही शर्त पर। बोला क्या शर्त है? तो आप बताइए कि पाकिस्तान कब बनेगा। आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन, आउट ऑफ द सिलेबस जी, और जो बात सिलेबस में है ये नहीं है वही पूछ दिया, और आप सिलेबस में कुछ और पढ़ के गए, सवाल कुछ और पूछेगा। इसको क्रिप्स को पाकिस्तान के बारे में कोई बात ही नहीं हुआ था अभी कि पाकिस्तान के नहीं देना है। जिन्ना साहब इससे कह रहे थे कि पाकिस्तान कब बनेगा, उसका दिमाग खराब हो गया आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन देख के, है ना। तभी कहा कि भाई देखिए, अभी तो हम नहीं बता सकते कि कब बनेगा, लेकिन हाँ आपसे भी इतना वादा करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान बनाने के संबंध में हम लोग विचार करेंगे, फिलहाल आप हमें समर्थन दीजिए।
लेकिन ये मुस्लिम लीग के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, ये देखे कि भाई कांग्रेस तो सपोर्ट कर नहीं रहा है, हम अगर सपोर्ट कर दिए, अब भविष्य में हमको कुछ नहीं मिला, तभी कांग्रेस वाला सब हमको चिढ़ाएगा कि देखो तुम गए, तुमको तो कुछ नहीं मिला। तो बोला कि नहीं भाई, तो हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे। सेकंड वर्ल्ड वार पहले तुम अपना लड़ लो, खत्म कर लो, उसके बाद ही जो होगा सो होगा, हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। इधर कि भाई चलो कुछ नहीं मिल रहा है तो कांग्रेस को भी नहीं मिल रहा है, हमको भी नहीं मिल रहा है, सब लोग बराबर है। वो वाला डायलॉग तो सुने हुए है ना, थ्री इडियट में कहता है कि दोस्त अगर फेल कर जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर टॉप कर जाए तो उससे भी ज्यादा दुख होता है। पता ही नहीं होता है कि भाई हम काहे नहीं किए, टॉप कर गया। और दो को दोस्त हैं, खूब जिगरी यार हैं, और दोनों एक साथ तैयारी कर रहे हैं, एगो का रिजल्ट हो गया, एगो का नहीं हुआ। देखिए वो बेचारा खुश तो रहेगा, खुशी दिखाएगा, लेकिन अंदरूनी खुशी उसको नहीं होगा। उसने यार ये नहीं कहेगा कि उसका काहे हो गया, लेकिन इतना जरूर चाहेगा कि यार मेरा भी हो गया रहता। अगर दोनों फेल कर गया ना, तो दोनों में से किसी को ज्यादा दुख नहीं होगा। दोनों जाएगा शाम को अपना पार्टी उटी करेगा, कहेगा कोई बात नहीं, फिर से तैयारी किया जाएगा। लेकिन एगो का हो गया, एगो का नहीं हुआ, तब ज्यादा दुख गंभीर रहता। जिन्ना को यही लगा कि कहीं कांग्रेस तो नहीं सपोर्ट किया, हम अगर सपोर्ट कर देंगे अब बाद में हमको कुछ नहीं देगा, तो सब कहेगा कि देखिए जिन्ना बुर्बक बन गए, जिन्ना जो है सो मूर्ख बन गए, इसलिए नहीं किया, है ना। इसलिए लोग चाहते हैं कि भाई जो साथ है वो सब लोग समकक्ष स्थिति में रहे, ना। कहता है एक बार एक फैमिली थी, वो ट्रैवलिंग कर रही थी, है ना, ट्रैवलिंग कर रही थी, उसमें मतलब पति पत्नी उसके बच्चे उसके माँ ट्रैवल कर रहे थे। तो ट्रैवलिंग में क्या होता कि सब के सब विदाउट टिकट। टीटी आया, तो टीटिया उसको जो था गार्जियन, उसमें जो उसका हस्बैंड, उसको बोला कि भाई टिकट दिखाओ। टिकट है ये नहीं था उसके पास। टीटी एक लाफा लगा दिया, तो विदाउट टिकट चढ़ते हो ट्रेन में, समझ में नहीं आता है, अपने चढ़ते हो पूरा परिवार को विदाउट घुमा रहे हो। पिटा गया आदमी, और पिट गया तो कहा क्या रे हमको मार दिया। बोला कि हमको मार दिए ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमको हमारे पत्नी को मत मारिएगा। अगर पत्नी को मार दिया ना तो सोच लीजिएगा हम क्या करेंगे, विदाउट चल रहे तो आप मारिएगा। वो टीटीओ ऐसा नहीं था, वो पत्नियों को मार दिया धर के, पत्नियों पिटा गई। बोले अरे पत्नी को पीट दिए, इतना भी नहीं पता है कि किसको मारना है किसको नहीं मारना है। चलो ठीक है, पत्नी को मार दिया कोई बात नहीं, अगर माँ को छू दिया ना तो समझ लेना कि क्या करेंगे। वो माओ को छू दिया। बोला अरे तो एकदम निर्दयी आदमी है भाई, हमको भी मार दिया, पत्नी को मार दिया, माँ को भी मार दिया। अच्छा ठीक है, ये दो गो हमारा बच्चा है, अगर ये बचवन को छू दिया ना तो सोच लेना क्या करेंगे। अब हम छोड़ेंगे नहीं, इतना बर्दाश्त कर लिए। वो बचवनों को धक्के लगा दिया, दो लफा, सब पिटा गया, सब पिटा गया पूरा परिवार। बाद कहा कि ठीक है अब जाइए, अब तो सबको पीट दिए ना, अब जाइए, अब क्या कर रहे हैं। चल गया। अब चल गया तो बचवा सब सोचा कि यार तो गजब बात हुई, तो इन्हीं को पीट के जा रहा था, सबको कह के कि भाई मार के देखो मार के देखो, सबको पिटवा दिए ही तो सब पूछा पिताजी से, अच्छा एक बात बताइए, आप पिटाइए गए थे, आपको पीट के जाइए रहा था, तो आपको तो हम में से किसी आदमी को बचाना था नहीं, तो जानबूझ के पिटवा कह दिए हम लोग को। तो बोला देखो भाई, पिटवा इसलिए दिए कि अगर खाली हम पिटाए रहते तो घर जब हम लोग पहुंचते तो तुम सब लोग कहता पापा पिटा गए, पापा पिटा गए, पापा पिटा गए, है ना। इसलिए हम सबको पिटवा दिए। अब कोई किसी को कहेगा नहीं क्योंकि सब पिटाए हैं, तो अपना बात अपने में रह जाएगा। एगो खाली हम पिटाए होते तो कहानी बना के सबको गांव भर बताता तुम लोग, है ना। इसलिए हम सबको पिटवा दिए कि भाई कोई किसी को बताएगा नहीं, कोई किसी को कहेगा नहीं। तो वही स्थिति है। जिन्ना साहब ने देखा कि भाई अब कांग्रेस तो एक्सेप्ट कर नहीं रही है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हुआ तो हम बदनाम हो जाएंगे, इसलिए अच्छा है कि भाई हम भी तुमको रिजेक्ट करते हैं। तो क्रिप्स मिशन को कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया, कह दिया कि हम लोग आपको समर्थन नहीं करते हैं। और इसी क्रिप्स मिशन के जाने के बाद आपको पता है कि 9 अगस्त 1942 से इंडिया में शुरू हो गया था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, किसने शुरू किया? ये गांधी जी ने शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। और गांधी ने यहाँ पे नारा दिया डू एंड डाई, करो या मरो। गांधी जी देखिए शुरू से कह रहे थे कि हम अहिंसावादी हैं,
यहां पर आकर के गांधी जी क्या हिंसा पे उतारू हो गए, डू एंड डाई। इसका क्या मतलब है? गांधी जी बहुत चतुर आदमी थे। गांधी जी को पता था कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है। जब चारों तरफ से घेरा गए तो हाथ जोड़ दीजिए कि नहीं भैया गलती हो गया, हम तो गलती से आपसे झगड़ा कर लेते, हमको क्या पता, आप तो भाई आप ही माई बाप हैं, कल आपसे लड़ेंगे। तो जब घेरा गए यानी कि जब कमजोर हैं तो शत्रु के सामने हाथ जोड़ दिए। आज जब दिखा कि हम मजबूत है, शत्रु कमजोर है, तब शत्रु से लड़ने पर उतारू हो गए। 1942 ऐसा था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में घिर गया था ब्रिटेन और ब्रिटेन काफी कमजोर हो गया था। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी ने क्या कह दिया, डू एंड डाई, करो या मरो, इस तरह का नारा दे दिया और इस प्रकार के सिचुएशंस को यहां पर क्रिएट कर दिया। तो सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस, ये तीनों थे इसमें। और जब यहां पर किसी ने इनकी बात नहीं सुनी तो ये लोग ये छोड़ करके चले गए, मतलब कि अब इंडिया में तो कुछ उनको मिला नहीं, तब वापस अपने देश लौट गए। और इनका ये वादा था कि भाई जब हमारा मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होगा तब रिफॉर्म करेंगे। तो भारत तो सपोर्ट किया नहीं, समर्थन में आया नहीं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ 1945। 1945 में कैसे खत्म हुआ, तो आप देखिए कि 1945 में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। और परमाणु बम गिरने से क्या हो गया, क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया। क्योंकि हिटलर जो था, है ना, हिटलर क्या कर दिया था जी, हिटलर जो था वो आप देखेंगे तो हिटलर ने क्या किया था, हिटलर ने क्या किया था, तो आप देखेंगे कि हिटलर के द्वारा क्या किया गया था कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, मतलब कि जापान से संबंधित या ब्रिटेन पर जो उसने प्रेशर क्रिएट किया था, तो प्रारंभ में तो हिटलर सबको दबाव में ला दिया था, लेकिन बाद में हिटलर खुद ही फंस गए। तो हिटलर जब फंस गया तो वो अपने से अपना को मार लिया, आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, अपने फैमिली को भी मार लिया, खुद ही खत्म हो गया। लेकिन ताकतवर था जापान, जापान पूरा हमला कर रहा था। लेकिन जापान से गलती क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार में, कि पर्ल हार्बर पर बम गिरा दिया। और पर्ल हार्बर पे क्या था कि अमेरिका का जहाज था, तो अमेरिका के जो लोग थे वो मर गए। तो अमेरिका जब लोग मरे तो वो क्या किया कि उसी गुस्सा में आकर के वो बम गिरा दिया जापान पर। तो वो बम साधारण बम नहीं गिराया, एटम बम गिराया, परमाणु बम गिराया। तो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, है ना, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी, ये दोनों जापान के प्लेस है, ये दोनों जगह पर क्या किया, बम गिरा दिया। अब बम गिरा करके नेस्ता नाबूद करके छोड़ दिया किसको, जापान को, यानी जापान को कमजोर कर दिया। अब जापान ही एक शक्ति था जो लड़ रहा था, और जापान पर गिर गया एटम बम। अब क्या हुआ, अब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म। सेकेंड वर्ल्ड वार कब खत्म हुआ था जी, 1945 में, ठीक है। और आपको पता है भारत को स्वतंत्रता कब मिला था, कितने तारीख को, भारत को 15 अगस्त 1947 को क्यों आजाद किया गया, 16 अगस्त को क्यों नहीं किया गया, 17 अगस्त को क्यों नहीं किया गया, या जून जुलाई में क्यों नहीं किया गया, उनको प्राइज दिए थे। जब 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान पर परमाणु बम गिर गया, तो 15 अगस्त 1945 को 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 15 अगस्त 1945 को क्या हुआ था, जापान ने शस्त्र छोड़ दिया था, कह दिया कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे और युद्ध
विराम की घोषणा उसने कर दी और अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया। तो इसलिए ये डेट अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि 15 अगस्त को उन्होंने एक शक्ति को पराजित किया था, एक शक्ति ने उनके ऊपर क्या किया था, समर्पण, आत्मसमर्पण किया था। तो इसीलिए उन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद किया। भारत को 15 अगस्त को आजादी मिली, इसका रीजन यही था क्योंकि 15 अगस्त का डेट अंग्रेजों के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने जो आत्मसमर्पण किया था वो 15 अगस्त 1945 को किया। क्लियर है? इसी वजह से 15 अगस्त को भारत को मिली थी आजादी। ओके, तो दिक्कत? चलिए अब देखिए, तो जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया तो उसके बाद अब क्या हुआ कि ब्रिटेन जीता हुआ जरूर था लेकिन निर्णायक रूप से कमजोर हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे वर्ल्ड में दो पावरफुल नेशन सामने आए, दो शक्तिशाली देश सामने आए। कौन कौन से? तो एक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, ठीक है, जिसका अब एक पार्ट है रसिया। तो ये दो पावरफुल हुए। इन दोनों पावरफुल देश ने 1945 में क्या किया, तो अब जब ये देश ताकतवर हुए और अलग हो गए तो इन्होंने प्रेशर बनाया किस पर? ब्रिटेन पर। अब ब्रिटेन को कहा कि तुम किसी को गुलाम बना के नहीं रख सकते हो, जिनको जिनको गुलाम बनाए हो सबको फ्री करो, सबको रिलीज करो, है ना, सबको फ्री कर दो, सबको रिलीज कर दो, सब लोग अपना अपना काम करें। ठीक है, मतलब कि अब किसी को गुलाम बना के रखने का जरूरत नहीं है। और यही 1945 के बाद एक दूसरा दौर शुरू हुआ जी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर में। क्या शुरू हुआ? शीत युद्ध, कोल्ड वार। कोल्ड वार कब शुरू हुआ था? 1945 में। 1945 में शुरू हुआ कोल्ड वार और कब तक चला? 99 है, 1990-91 तक चला था। 1945 में शुरू हुआ और 1990-91 तक चला था शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या होता है जी? सुने हैं शीत युद्ध के बारे में? शीत युद्ध क्या होता है? हा? बिल्कुल। शीत युद्ध में क्या होता है, तो डायरेक्ट गोलाबारी नहीं होती है, लेकिन लगता है कि कभी भी गोलाबारी हो सकता है। माहौल हमेशा गर्म रहेगा, है ना। वो कहेगा कि हम तोरा देख लेंगे, मिल कहीं तो हमको। वो कहेगा कि हम तोरा देख लेबो, तू मिलना हमरा कहीं। लेकिन कोई किसी को देखेगा नहीं, दुन्नू खाली हवा बनाएगा, है ना, हम तुमको बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। या फिर शीत युद्ध में कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर ऊपर संबंध अच्छे दिखेंगे, अंदर से सब गड़बड़ दिखेगा, है ना। तो सुने होंगे ना, ऊपर से टिप टाप और भीतर से मोकामा घाट, है ना। ऊपर से सब अच्छा लगेगा, सब बढ़िया है, और जब अंदर देखिएगा तो सबका सब गड़बड़ चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि इसका सब जो एग्जाम्पल आप देखेंगे, है ना, शीत युद्ध का सबसे ज्यादा एग्जाम्पल ही कहां पर शूट करता है जी? शीत युद्ध को आप देखिए, आप गर्ल्स हॉस्टल के पास चल जाइए, ठीक ना, गर्ल्स हॉस्टल एक तो यहीं पे है ना। वहां आपको देखेगा कि शीत युद्ध क्या होता है, अगर ठीक से ऑब्जर्व करिएगा तो समझ में आएगा कि शीत युद्ध क्या होता है ना। क्या होता है देखिए, कल भी आपको बताए थे कि क्या होता है कि ऊपर से सब कुछ ठीक रहेगा लेकिन अंदर से सब गड़बड़ है, मतलब कि अंदर से सब ठीक नहीं चल रहा है। ऊपर से सब कहेगा नहीं भाई सब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, सब सकुशल है, लेकिन अंदर से कुछ भी कुशल नहीं, है ना। जैसे कि अब मान लीजिए कि
दो लड़कियां हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि दोनों तैयार है, दोनों एकदम रेडी है बढ़िया से, है ना। दोनों एक दूसरा को कहेगी जरूर, यार तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन कोई इस स्वीकार करने को तैयार नहीं होगी कि हमसे ज्यादा अच्छी लग रही। तो ऊपर से सब दिखेगा कि भाई वो सब एक दूसरे को मतलब सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंटरनल में सपोर्ट नहीं है। इंटरनल में ईगो है कि भाई ना, हमरा ओकरा से ज्यादा अच्छा दिखना है ना। तो शीत युद्ध में क्या होता था, सोवियत संघ दिखाने का प्रयास करता था कि हम ज्यादा अच्छा है, अमेरिका दिखाने का प्रयास करता था कि हमारा विचार ज्यादा अच्छा है। यहाँ विचारों का युद्ध चल रहा था। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी अमेरिका की थी और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रशिया की थी। तो सोशलिस्ट वो कह रहा था कि हमारा आइडियोलॉजी ज्यादा अच्छा है, और वो कह रहा था कि हमारा आइडियोलॉजी ज्यादा अच्छा है। अब कोई किसी को एक्सेप्ट नहीं करा, सब लोग चाहता था कि हमारे गुट में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो जाए। तो इसी में ही दोनों गुट क्या किया, ब्रिटेन पर प्रेशर किया कि भाई अब तुम किसी को गुलाम बना कर नहीं रख सकते, सबको इंडिपेंडेंट करो, सबको छोड़ दो। तो जब ब्रिटेन पर प्रेशर बना और उसके साथ ही क्या, ये यूएसएस एआर होगा, जब कहा जाता है तो यूएसएस आर कहा जाता है, लेकिन जब लिखा जाता है तो एआर लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि जब इन दोनों ने प्रेशर क्रिएट किया, और उसके बाद 1946 में 1946 में क्या हुआ, तो 1946 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ, और चुनाव के बाद सरकार बदल गई। वह 46 में ब्रिटेन में सरकार बदल गई और सरकार आ गई लेबर पार्टी की। क्रिप्स मिशन जब भारत आया था तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में, और उस समय वहां प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था, चर्चिल था। चर्चिल जो था वो प्राइम मिनिस्टर था, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। और 1946 में जब चुनाव हुआ ब्रिटेन में, तो चुनाव के बाद किसकी सरकार बन गई, लेबर पार्टी की सरकार बन गई। और लेबर पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री कौन बना, प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली, है ना। प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए जी, क्लीमेंट एटली। तो लेबर पार्टी तो पहले से ही इस विचार में थी, इस मूड में थी कि भारत को हमको स्वतंत्र कर देना है। एक तरफ ब्रिटेन कमजोर हो गया, सरकार बदल गई, और ऊपर से अमेरिका और सोवियत संघ का प्रेशर आ गया। अब ब्रिटेन को था कि भैया भारत को तो आजाद करना ही है, भारत ही क्या, जिसको भी गुलाम बना कर रखा था सबको धीरे धीरे रिलीज करना। तब इसी स्थिति में 1946 में भारत आया क्या, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया भेज दिया किसने, तो ब्रिटेन ने, ठीक है। ब्रिटेन ने कैबिनेट मिशन प्लान को भारत भेजा, क्यों, तो तब से किस बात का डिमांड हो रहा था, संविधान के निर्माण का। तो कैबिनेट मिशन को इसीलिए भेजा गया कि वो भारत जाए और भारत में संविधान सभा का निर्माण करे, संविधान सभा बना दे, और उसके तहत भारत में क्या हो, तो भारत में उसके तहत भारत में क्या कर दिया जाए, तो उसके तहत भारत में संविधान का निर्माण कर दिया जाए, ठीक है। तो 1946 में आ जाता है, में 1946 में भारत आया कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि इस कैबिनेट मिशन प्लान में वही 3 लोग थे जो क्रिप्स मिशन में थे। यह सवाल पूछा भी था इस बार के बीपीएससी में। इस बार का जो 17वीं बीपीएससी का पीटी हुआ था, उसमें पूछा था कि कौन शामिल नहीं था। तो ध्यान रखिएगा कि जो जितने लोग कैबिनेट क्रिप्स मिशन में थे, वही लोग कैबिनेट मिशन में थे, कोई बदला नहीं था। वही 3 लोग, कौन कौन, सर स्टफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। यही 3 लोग कैबिनेट मिशन में भी थे। हाँ, लेकिन बस क्या था, तो यहां पर अध्यक्ष बदल गया था जी, अध्यक्ष। यहां पर चेयरमैन बदल गया था, है ना। तो यहां पे अध्यक्ष कौन था कैबिनेट मिशन का, पैंथिक लॉरेंस।
पैंथिक लॉरेंस जो था वो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, तो पैंथिक लॉरेंस जो था वो कैबिनेट मिशन का चेयरमैन था। ओके, और बाकी दो लोग, तो एक वही क्रिप्स था, है ना, और एक था अलेक्जेंडर। यानी कि जो लोग क्रिप्स मिशन में थे वही लोग क्या थे जी? वही लोग कैबिनेट मिशन में थे, ध्यान रखिएगा, बस खाली अध्यक्ष बदला हुआ। तो कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश में ही क्या हुआ? तो संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, लिख लेंगे कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर हुआ था। ओके, किसके आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर। हाँ, मार्च में ये फॉर्म हुआ था ब्रिटेन के अंदर में। ठीक है, उसके बाद यहां आया और इसके सिफारिश पर बना भारत का संविधान सभा। ठीक है, मई में वर्किंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो है इसका जो भी ड्राफ्टिंग था, जो भी इसका प्रारूप था, उसके आधार पर भारत का संविधान सभा का गठन। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये जो संविधान सभा थी भारत की, तो ये संविधान सभा निर्वाचित थी अथवा नहीं? तो देखिए, ये निर्वाचित थी लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे निर्वाचित, है ना, इनडायरेक्टेड इलेक्टेड बॉडी थी। क्योंकि 1946 ऐसा समय था जब देश विभाजन के दौर से गुजर रहा था, देश में दंगा हो रहा था, तो दंगे के माहौल में चुनाव कराना तो संभव नहीं था। इसलिए यहां पर क्या हो रहा था? तो चुनाव नहीं हो पाया था। तो पहले से जो चुने हुए लोग थे वही लोगों ने संविधान सभा का चुनाव किया। इसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो वैसे ही संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संस्था थी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन था संविधान सभा। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, संविधान सभा कैसी संस्था थी? तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संस्था थी। ठीक है, और संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के आधार। ठीक है, अब ये जो कैबिनेट मिशन है इसने क्या किया था? तो इसने संविधान सभा के टोटल सीट के बारे में क्या किया? रिकमेंडेशन किया कि संविधान सभा में टोटल कितने लोग होंगे। तो जो टोटल सीट निश्चित किया गया वो 389। इसने कहा कि भारत के संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे, 389 मेंबर्स। इसने कहा कि भारत के संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। ठीक है, टोटल सदस्य कितने रहेंगे? 389। और जो एक सदस्य है, एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब संविधान सभा का एक सदस्य कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा? 10 लाख। यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट जो था वो अवेलेबल कराया गया। तो टोटल सीट कितना था? 389। यानी इसमें का हर एक आदमी 10 लाख की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, अब देखिए, तो संविधान सभा में 389 लोग होंगे, तो ये 3 कैटेगरी होगी इनकी। 389 लोग कितनी कैटेगरी होगी? 3 कैटेगरी। इसमें कहा गया कि 292
यानी कि 292 सदस्य निर्वाचित होंगे कहां से? ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांत से कितने लोग निर्वाचित होने थे जी? 292। ब्रिटिश प्रांत का क्या मतलब है? कि भारत का वह क्षेत्र जिस पर सीधे तौर पे ब्रिटेन का कंट्रोल, मतलब जो सीधे तौर पे ब्रिटेन का कंट्रोल था, जिसमें राजा नहीं रहते थे, सीधे ब्रिटेन शासन करता था, वैसे क्षेत्रों कहते थे ब्रिटिश प्रांत। तो जो ब्रिटिश प्रांत था वहां से 292 लोग चुन के आने थे। 389 में से 292 कहां से आने थे? ब्रिटिश प्रांत से। 292 मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंशियल एरिया। ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र से 292 सदस्य निर्वाचित होने। ठीक है। इसके बाद आप यहां देखिए कि 93 मेंबर्स वेयर नॉमिनेटेड फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि 93 सदस्य देसी रियासतों से मनोनीत होने थे। मनोनीत 93 सदस्य कहां से आने थे? देसी रियासतों से। 93 मेंबर्स वेयर नॉमिनेटेड फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, है ना। 93 सदस्य कहां से आने थे जी? तो देसी रियासतों से मनोनीत होके आने थे, है ना। ये मनोनीत होके आने थे कहां से? तो देसी रियासतों से। ठीक है। अब देसी रियासत का यहां पर क्या मतलब है जी? तो जहां पर राजा लोग शासन करते थे, जिस क्षेत्र में राजा लोग शासन करते थे उसको कहते थे देसी रियासत। ठीक है। माने वो भी ब्रिटेन का कंट्रोले में था, लेकिन वहां पर राजा भी होता था, तो वहां पर चुनाव नहीं होना था। ये 292 लोग तो चुन के आने थे, लेकिन 93 लोग देसी रियासतों से मनोनीत होके आने थे। तो जिसका मनोनयन होता है उसका चुनाव नहीं होता है। मनोनीत समझते हैं? मनोनीत किसको बोलते हैं? है? हाँ, जैसे राज्यसभा में 12 लोग को मनोनीत करते हैं। ठीक है। राज्यपाल को का चुनाव तो नहीं होता, लेकिन उसको मनोनीत कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वो मनोनीत तो उस तरह से नहीं होता। लेकिन हाँ, राज्यसभा के जो 12 लोग होते हैं, जो शिक्षा का जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। राज्यों के विधान परिषद में भी मनोनयन होता है, जो राज्यपाल करता है। तो मनोनयन का मतलब हुआ कि निर्वाचन नहीं होगा, आपके लिए वोटिंग नहीं होगी, है ना। तो ऐसे को क्या कर देंगे? मनोनीत कर, यानी कि राजा जिस व्यक्ति को मन करता उसको चुन करके कि भाई ये आदमी जो है मेरा, ये जाके संविधान सभा में बैठेगा, बस वो आके बैठ जाएगा, उसको कोई नहीं हटाएगा, भले ही उसका इलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। तो 389 में से 292 कहां से आएंगे जी? ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित होके आएंगे। और 93 कहां से आएंगे? देसी रियासतों से मनोनीत होके आएंगे। और 4 ही बच रहा है ना जी। बाकी 4 जो हैं ये इलेक्टेड फ्रॉम ब्रिटिश कमिश्नरी एरिया। ये 4 लोग ब्रिटिश आयुक्त क्षेत्र से चुन के आएंगे, यानी इनका भी निर्वाचन होगा, ये लोग भी चुनाव होगा इनका, ये 4 लोग का। ये 4 लोग कहां से चुन के आएंगे? ब्रिटिश आयुक्त क्षेत्र से, यानी ब्रिटिश कमिश्नरी एरिया से। ठीक है। तो ब्रिटिश कमिश्नरी एरिया से चुन के आएंगे 4 लोग। दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर, ये सब क्या था? ये सब कमिश्नरी एरिया नहीं। इतिहास का हिस्सा है, ये बताए तो सही रहता है। पाकिस्तान का मांग सबसे पहले 1930 में हुआ था। सबसे पहले 1930 में मोहम्मद इकबाल ने किया था, जब उसने द्विराष्ट्र थियरी दी थी।
डबल नेशन थियरी, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1933 में हुआ, चौधरी रहमत अली ने किया था, है ना, चौधरी रहमत अली, ठीक है, उन्होंने किया था। उन्होंने एक पत्रिका लिखी थी, नाउ एंड नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, और उसी में उन्होंने पाकिस्तान शब्द का चर्चा किया था। और ऑफिशियली 1940 में लाहौर में सबसे पहले पाकिस्तान प्रस्ताव पास हुआ था। पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 में लाहौर में पास हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की बैठक, ठीक है, ओके। तो ये ब्रिटिश आयुक्त क्षेत्र, ठीक है। 292 चुन के आएंगे ब्रिटिश प्रांत से, 93 देशी रियासत से मनोनीत होंगे, और 4 ब्रिटिश आयुक्त क्षेत्र से चुन के आएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आया बात? तो अब देखिए इसमें से टोटल चुनाव कितने लोग का होना है जी? 296 का चुनाव होना है ना, 292 यहां और 4 यहां, 296 लोग का चुनाव होना है, और 93 लोग तो मनोनीत होकर आएंगे। तो चुनाव होना था 296 सीट पर। तो कहा जाता है कि जुलाई से सितंबर के बीच संविधान सभा का चुनाव हुआ था। तो 296 सीट पर चुनाव होना था, 93 लोग तो मनोनीत होकर आने थे। तो जब चुनाव हो गया तो चुनाव का रिजल्ट आएगा, 296 में से 208 सीट कांग्रेस जीत गई। 296 में से 208 कौन जीत गया? कांग्रेस जीत गई। और 73 सीट मुस्लिम लीग जीती, और 15 सीट अदर्स के खाते में गया। ठीक है, ओके। अब जब चुनाव का ये ऐसा नतीजा आया, तो इस नतीजे से सबसे ज्यादा कौन घबरा गया? मुस्लिम लीग। मोहम्मद अली जिन्ना का तो नींदे गायब हो गई। अब वो सोच रहे कि ले 208 कांग्रेस जीत गई और 73 हम जीते हैं, तो यो कहने लगे कि ईवीएम खराब है। हालांकि उस समय तो ईवीएम नहीं होता था, लेकिन अभी देखते हैं ना जी, जहां पर सब चुनाव जीतता है वहां सब ठीक रहता है, जहां चुनाव हार जाता है वहां क्या कहता है? ईवीएम खराब है। पता लोग ना, जो कि ठीक बात नहीं है। तो जब चुनाव में इनको कम सीट आया, तो ये क्या कह दिए? ये कह दिए कि भारत में मुसलमानों का हित सुरक्षित नहीं है। कि मुसलमान तो सुरक्षित थे ही भारत में, कोई दिक्कत नहीं था, अभी भी है, पहले भी थे, कोई दिक्कत नहीं। सुरक्षित जिन्ना का हित नहीं था, क्योंकि जिन्ना को बनना था प्रधानमंत्री, और उनको लग गया कि भाई ये स्थिति रहेगा तो हम तो प्रधानमंत्री कहीं नहीं बन पाएंगे भारत में, इसलिए कहा ना हम अपना अलग देश बना ले, है ना। तो अलग देश बनाने के लिए क्या कर दिया उन्होंने? डिक्लेयर कर दिया कि हम भारत की संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे। जिन्ना ने भारत के संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया चुनाव का रिजल्ट पे, और ने कह दिया कि हमारा एक अलग देश हमको पाकिस्तान बना के दीजिए, हमारा अलग देश पाकिस्तान बनेगा, तब जाकर के हम अपना वहां पर संविधान बनाएंगे, वहां पर हमारा संविधान चलेगा। तो जिन्ना ने भारत के संविधान सभा का चुनाव के बाद बहिष्कार कर दिया और कह दिया कि हम इस संविधान सभा को नहीं मानते हैं और हम इस संविधान सभा में भाग भी नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए, जब मुस्लिम लीग ने भारत के संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, तो भारत के संविधान सभा का टोटल सीट हो गया 299। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के बहिष्कार करने से पहले टोटल सीट कितना था? 389। दिमाग वहीं पे है ना जी, दिमाग को छुट्टी पे नहीं भेजना है। कांग्रेस से क्या देख रहे हैं? दिमाग को कांस्टेंट रखना है। ऑलवेज केयर अबाउट इट। यू आर एस्पिरेंट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आप सिविल सर्विस के विद्यार्थी, का ध्यान क्या होना चाहिए? एकदम सतर्क और सटीक होना चाहिए। सिपाही नहीं बनेंगे आप कि आपसे गलती हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप एसडीएम डीएसपी बनेंगे, और एक एसडीएम अगर कोई गलती कर दिया है, डीएसपी कर दिया, तो उसका पूरा भुगतान जिला को करना पड़ेगा।
इसलिए आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप क्या रहें, कॉन्शियस रहें ऑल द टाइम, आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव रहे और प्रॉपर काम करे। इसलिए तो इतना टेस्ट भी बनाया गया है कि पहले पीटी पास करिए, फिर मेंस पास करिए, फिर इंटरव्यू पास करिए, तब जाके फाइनल मेरिट में आए। चुनने का प्रयास किया जाता है कि बेहतरीन मेरिट जो है उसका हो जाए, बेहतरीन मेरिट जो है सो चुन करके आ जाए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले सीट संविधान सभा कितना था, 389 टोटल सीट। लेकिन जब मुस्लिम लीग संविधान सभा से बाहर हो गई, उसने कह दिया कि हम संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे, तब भारत की संविधान सभा का टोटल सीट हो गया 299। ठीक है, तो पहले 389 था, मुस्लिम लीग जब बाहर हो गई तो हो गया सीट 299। तो दिक्कत, उसको ध्यान रखेंगे। यहां पर आगे देखिए, आगे बात करते हैं कि जब ये सारी चीजें यहां पर हो गई, रिजल्ट आ गया, तो हमने तो अपना संविधान बनाने का काम शुरू कर दिया कि भाई हमको तो संविधान बनाना है। और ध्यान रखें कि उस समय कि दो प्रोमिनेंट जो पर्सनालिटीज थी वो संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनी, ना तो महात्मा गांधी और ना ही मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, या इन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा था। ठीक है, तो ये लोग चुनाव में भाग नहीं लिए। इस संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें महिला कितनी थी, 15 थी। चलिए, और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था जी, तो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, है ना। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडीज थी। वही लोग थे। फिर बाद में किसी प्रांतों में चुनाव हुआ था, उन प्रांतों से जो लोग निर्वाचित हुए थे उन्हीं लोगों ने वोट्स किए थे। चलिए, अब तो संविधान सभा का चुनाव हो गया। अब लिखेंगे संविधान सभा की गतिविधियां, एक्टिविटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान सभा की गतिविधियां, भारतीय संविधान सभा की गतिविधियां। भारतीय संविधान सभा की गतिविधि, तो गतिविधि क्या थी, किस प्रकार से काम शुरू हुआ संविधान सभा का। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। देंगे, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन 9 दिसंबर 1946। तो ये संविधान सभा की पहली मीटिंग कहां हुई थी, दिल्ली में हुई थी। ठीक है, और दिल्ली में कहा, तो जो पुराना संसद भवन है ना, अब तो संसद भवन दो हो गया देश में, एक नया संसद भवन एक पुराना। अब तो नया संसद भवन में काम भी शुरू हो गया है। पुराना संसद भवन को क्या नाम दिया गया है जी, पुरानी संसद भवन को क्या नाम दे दिया गया है भारत सरकार द्वारा, हाँ? संविधान भवन, गुड। संविधान भवन या संविधान सभा भवन, ठीक है। तो संविधान सभा भवन जो है वो, क्योंकि जो पुरानी संसद भवन है संविधान उसी में बना था, इसलिए अब उसका नाम दे दिया गया संविधान भवन या संविधान सभा भवन। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक कहां हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और कहां पर, पुरानी संसद में।
पुरानी संसद, ओल्ड पार्लियामेंट में। कहां पर? तो ओल्ड पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, केंद्रीय असेंबली में, केंद्रीय हॉल जो है उसमें, ठीक है। और पूरा संविधान उसी में बना था, ठीक है, उसी में बहस होता था, उसी में सब चीज होता था। तो संविधान हमारा वहीं पर बना था, इसलिए ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा जो है वो कहां पर बना था? संविधान भवन के अंदर, ठीक है। क्लियर है? तो दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में पुरानी संसद भवन के अंदर में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है, उसके सेंट्रल हॉल में। इस दिन क्या हुआ? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। लिख लेंगे कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो भारत के संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। बिहार के ही थे, सचिदानंद सिन्हा बिहार के ही थे, और पृथक बिहार का जो डिमांड करने वाला पहला व्यक्ति कोई था तो सचिदानंद सिन्हा ही थे, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा, यहीं पर आपको सिन्हा लाइब्रेरी भी है बगल में ही, है ना। तो अब इनको अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना गया? तो पहला बात तो आपको ध्यान रखना है कि यह परंपरा जो है ये हमने फ्रांस से लिया। उस समय हमारे संविधान सभा के अंदर में जितने लोग निर्वाचित किए गए थे उसमें सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर कोई था तो सचिदानंद सिन्हा थे। तो नहीं होता है कि सीनियर आदमी को सम्मान देना है, ऑनर देना है, तो इसलिए उनको सम्मान देने के लिए उनको अध्यक्ष चुना गया। वो परमानेंट अध्यक्ष भी रख सकते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि चूंकि बहुत सीनियर थे इसलिए उनका तबीयत भी खराब रहता था, अस्वस्थ रहते थे, तो काम नहीं हो पाता ठीक से। इसलिए उनको ऑनर देने के लिए हमने उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया 9 दिसंबर 1946। तो ये परंपरा हमने कहां से लिया था? फ्रांस से लिया। दिस ट्रेडिशन वाज टेकन फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने फ्रांस से लिया था, ठीक है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? कहां पर हुई थी? दिल्ली में। कहां पे? पुरानी संसद भवन में, उसके सेंट्रल हॉल में। और उस दिन क्या हुआ? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए ये संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। सारी बैठक वहीं दिल्ली में ही हो रही थी, सेंट्रल हॉल के अंदर में। ओके, क्लियर है? तो 11 दिसंबर 1946 को पुरानी संसद भवन के अंदर में संविधान सभा का बैठक हुआ, दूसरा बैठक, ठीक। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, चलिए। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया राजेंद्र प्रसाद को। ये भी बिहार के, है ना, बिहार के महान विभूति राजेंद्र प्रसाद, विद्यार्थियों के लिए तो मतलब सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत, है ना, यही व्यक्ति है
जिनके आंसर शीट पर अंग्रेज अध्यापक ने क्या लिख दिया? हाँ, एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनी। परीक्षार्थी परीक्षक से ज्यादा अच्छा है। कहा जाता है कि 10 क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें से 5 क्वेश्चन लिखना था। राजेंद्र प्रसाद ने 10 का आंसर लिख दिया और नीचे लिख दिया कि आप जो इसमें से 5 आपको अच्छा लगे वो आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए, हमको 10 आता है। और उसी लिमिटेड टाइम के अंदर में, तो सोचिए कि क्या स्पीड रही होगी और क्या नॉलेज रहा होगा। एग्जामिनर सोचा कि गलती जो एग्जामिन कर रहे थे सोचे कि गलती निकाल दे कहीं से, लेकिन कहीं कोई गलती नहीं। क्या गलती निकाल, तो लिख दिया एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जाम। तो मतलब इस प्रकार की क्वालिटी थी। और ये तो कुछ नहीं था, राजेंद्र प्रसाद ने एक महत्वपूर्ण काम किया। अपने राष्ट्रपति पद पर जब ये थे तो अमेरिका की इनकी यात्रा हुई थी, और अमेरिकी यात्रा के क्रम में अमेरिका के संविधान में उन्होंने गलती ढूंढ दिया। और वो भी किस चीज में गलती ढूंढा? इंग्लिश में। राजेंद्र प्रसाद जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति से कहा कि सर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंग्लिश ग्रामर गलत है। अब ये सोचिए, बिहार का आदमी इंग्लिश में अमेरिका में गलती निकाल दिया। देखिए बिहार का लोग का तो इंग्लिश पर अपने डमाडोल होता है ना। सोचिए, तो ये क्या क्वालिटी थी उस आदमी में और क्या थे वो राजेंद्र प्रसाद। उनकी योग्यता में कहीं कोई मतलब ये नहीं था, तो इसलिए राजेंद्र प्रसाद सबसे योग्य व्यक्ति थे संविधान के अध्यक्ष के तौर पर स्थापित होने के लिए। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया कि हमारे अध्यक्ष जो होंगे वो कौन होंगे? राजेंद्र प्रसाद होंगे। है ना। तो अध्यक्ष तो चुना ही गया, साथ साथ उपाध्यक्ष भी चुन लिया गया, और उपाध्यक्ष चुना गया एच.सी. मुखर्जी को। संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी इसी दिन निर्वाचित कर लिए गए। अध्यक्ष भी चुन लिए गए और उपाध्यक्ष भी चुन लिए गए, यानी कि डिप्टी चेयरमैन। है ना। डिप्टी चेयरमैन किसको चुना गया? एच.सी. मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी, पूरा नाम हरीश चंद्र मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी को चुन लिया गया भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष। कब? इसी दिन। ठीक है। और इसी दिन एक चीज और हुआ, और वो क्या हुआ जी? तो संविधान सभा के सलाहकार, विधिक सलाहकार, सलाहकार भी नियुक्त कर दिया गया, एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स। इसी दिन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव चुने गए। सर बी.एन. राव बहुत ही योग्य व्यक्ति, कानून के बहुत बड़े जानकार, अटॉर्नी थे। सर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव को क्या चुन लिया गया? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। हाँ क्या? हाँ 11 को है, 11 को। ओके।
समझ में आ रही बात यहां तक? अब देखिए, अब 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? तो संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में रखा गया, प्रस्तुत किया गया। अब देखिए, यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? तो भारत का संविधान कैसा होगा, भारत के संविधान की रूपरेखा क्या होगी, वो सारा चीज इसमें लिखा हुआ है। और उद्देश्य प्रस्ताव को ही नेहरू प्रस्ताव कहते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज आल्सो नो एज नेहरू रिजोल्यूशन। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कहते हैं? नेहरू प्रस्ताव। ठीक है, ठीक है, याद है ना जी? भोजपुरी का पहला रैप सॉन्ग है ना? भोजपुरी का पहला रैप सॉन्ग, हमरा घर से तोरा घर से लाठी लाठी मार भइल, थाना FIR भइल। ठीक है, इसका सबसे प्रोमिनेंट लाइन, सबसे मजेदार लाइन कि नून रोटी खाएंगे और संग ही जीवन बिताएंगे। ठीक है, ये सब क्या होता है जी? आजकल के जो गाने जो लिखे जा रहे हैं, है ना, वो चाहे भोजपुरी के गाने हो, हिंदी फिल्म के गाने हो, इंग्लिश फिल्मों के गाने हो, तीनों गानों को अगर आप सुने तो आप पाएंगे कि ऐसा लगेगा जैसे शब्दों की कमी पड़ गई, सुर लय ताल का पता नहीं, बस वर्ड का कॉम्बिनेशन ढूंढे जा रहा है ना? हिंदी में एक गाना है, आपने सुना होगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, थोड़ा प्यार हो जाता। सब में ता 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 अंतिम में लगैले है ना? भाई किसी का भी घाटा हो, किसी का भी नफा नुकसान हो, लॉस तो शब्दों की हो गई ना, शब्द मीनिंगलेस हो रहे हैं ना। अभी आजकल आप देखते होंगे व्हाट्सएप पर, या अगर आप लोग जो सोशल मीडिया यूज करते हैं तो वहां पे इमोजी का प्रचलन बड़ा बढ़ गया है ना? लोग इमोजी भेजते हैं एक दूसरे को। अब रो रहे हैं या मन उदास है, तो मन उदास है तो बात करने से सामने वाला नहीं समझ रहा है कि सामने वाला उदास, उसको उदासी का इमेज भेजना पड़ रहा है, उसको इमोजी भेजना पड़ रहा है कि देखो भाई मैं उदास हूं। रो रहे हैं तो रोने का इमोजी भेजना पड़ रहा है कि राइट नाउ आई एम वेरी सैड, है ना? रोने का इमोजी भेजना पड़ रहा है। सब लोग कर रहे हैं, लोगों के कर रहे हैं तो बस कर, लेकिन अगर आप सिविल एस्पिरेंट है तो आपके लिए बहुत जरूरी है ये सब समझना कि मुख्य परीक्षा में इन सभी संदर्भों से प्रश्न आपको आएंगे। क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि शब्दों की जो मार्मिकता है, शब्दों की जो स्थिति है, वो अब कमजोर पड़ रहा है। मतलब आप शब्दों के माध्यम से अपना भाव प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाला शब्द से आपको समझ ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? वर्ड्स मीनिंगलेस हो रहे हैं। और अब इमोजी पर हम आ गए हैं। आप उदास हैं या परेशान हैं, आप अपनी माँ को कॉल करिए,
आपके बात करने के तौर तरीकों से वो समझ जाएगी कि आप परेशान हैं या आप दिक्कत में हैं, आपको समस्या है, माँ समझ लेती है वहां कौन सा डिवाइस लगा हुआ। वहां पे वो इमोशनली आप कनेक्टेड हैं। अब बाकी जगहों पर इमोशनली कनेक्टेड होने का खाली दिखावा हो रहा है ना, वी आर इमोशनली कनेक्टेड ईच अदर। क्या है कनेक्शन वोक्शन कुछ नहीं है, बस दोनों एक दूसरा का शोषण कर रहा है मिल करके। वो उसका टाइम बर्बाद कर रहा है, उसका टाइम बर्बाद कर रहा है। क्योंकि शब्द के तो मार्मिकता, शब्द के तो मरहम खत्म हो गए ना। शब्द तो मीनिंगलेस हो रहे हैं, शब्द इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये सब जो जो लिख देता है, गाना बना देता है या चीजें कर देता है, एक तो मोटिवेशन लेवल एकदम डाउन कर देता है ना। नून रोटी खाएंगे संग ही जीवन बिताएंगे, ठीक है। तो नमक खरीदने में कितना रुपया खर्चा लगेगा जी? 5 रुपया एकदम सस्ता है ना, मिल जाएगा आराम से। तो अगर कोई कह रहा है तो समझिए कि जो पहले ही कह रहा है कि नमक रोटी खाएंगे, वो भविष्य में भीख मंगवा देगा। ऐसा सबके कहला में चक्कर में नहीं पड़ना है जी। पहले बात, कोई अगर कह रहा है कि ऐसे करेंगे तो उसको कहिए कि नहीं, नहीं चाहिए। तुम पहले पढ़ो लिखो, बढ़िया नौकरी करो, हमको कहो कि कार दिला देंगे, फ्लैट दिला देंगे, शिमला घुमा देंगे, और तब संग ही जीवन बिताएंगे तो ठीक है। सब करने के लिए पैसा चाहिए होगा ना जी। पैसा कहां से आएगा? चोरी करके आएगा? चोरी करेगा तो जेल में जाना पड़ेगा। तो पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा। अयोग्य बनाइएगा तो गाड़ी बंगला सब चीज आपके पास होगा। कि ये बहुत आदर्शवादी बात है कि नून रोटी खाएंगे संग नहीं, ये बहुत आदर्शवादी बात है। और आदर्श पर दुनिया नहीं चलती है, दुनिया यथार्थ में चलती है। दुनिया क्या है? रियलिस्टिक अप्रोच पे है। कितना दिन कोई नून रोटी खाकर रहेगा जी? तो जो पगलवा जो जो ये गीतवा गाया है या जो लिखा होगा गीतवा, वो पूछिएगा तो उसके घर में क्या बनता है? कितना दिन कोई रहेगा इस पर? रहेगा नहीं रहेगा। इन ऑफ द टाइम आपको आना पड़ेगा किस पर? रियलिटीज पर। और रियलिटी क्या है लाइफ का? रियलिटी लाइफ की ये है कि आपको एक ठीक ठाक जीवन जीना पड़ेगा, तभी कोई आपके साथ रहना पसंद करेगा। नहीं तो लोग विकल्प ढूंढ लेंगे। कोई विकल्प ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। इसलिए आपको अपने आप को बेहतर बनाना है, इसलिए अपने आप को क्या करना है? संपन्न बनाना है। और संपन्नता हाँ वायरल तो हो गया, लेकिन उसको थोड़ा स्टडी कीजिए इस इंसिडेंट को। उसको बड़ी पैसा मिला उस टाइम, ठीक ना। आज देखिए, आज फिर वो उसी लेवल पे आ गया। अभी वो वही काम कर रहा है। क्यों? नॉलेज नहीं था, पता नहीं था कि पैसा को यूज कैसे करना है, पता नहीं था कि जो पैसा है उसको कैसे सजो के रखना है। जैसे जैसे पैसा आता गया वैसे वैसे पैसा खर्चा करता गया। पैसा को पूंजी नहीं बना पाया, कैपिटल नहीं बना पाया। और हमारा काम क्या होना चाहिए? अपने आप को भी कैपिटल बनाए, और जो अपने पास संसाधन है उससे भी कैपिटल जनरेट करे। क्योंकि कैपिटल बना लेंगे तो गरीब होने की संभावनाएं खत्म हो जाए। और अगर आप कैपिटल खुद को नहीं बनाए या कैपिटल आपने जनरेट नहीं किया, तो आप अभिशप्त हो जाएंगे गरीबी में जीने के लिए। अपने आप को हमेशा क्या चाहिए? व्यक्ति को रिसोर्स बनाना चाहिए, कैपिटल बनाना चाहिए। कैपिटल मतलब क्या होगा? आप अपने आप को अगर पूंजी बना लिए तो क्या होगा? फिर आप अच्छा अर्न कर लेंगे। तो अपने आप को पहले पूंजी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप पे मेहनत करना पड़ेगा। अभी दीपावली आ रहा है, आप देखेंगे मिट्टी के बर्तन मार्केट में बिकने शुरू हो जाएंगे। तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें होती हैं उन पे सबसे अच्छा रहता है मिट्टी का वो बर्तन, जो हमारे देश की संस्कृति भी है और हमारे देश का पहचान भी है। जहाँ पे हमारे देश का एक समाज जो है वो मिट्टी से बर्तनों को पकाता है और बनाता है। तो जो मिट्टी का बर्तन बनता है, आप देखिएगा बहुत महंगे महंगे मिलते हैं जी। अभी मार्केट लगना शुरू हो जाएगा दुर्गा पूजा के बाद से। उसको फॉरेनर्स आके परचेज करके ले जाते हैं। तो सबसे महंगा बर्तन कौन सा बिकता है? जो सबसे बेहतरीन होता है। और सबसे बेहतरीन बनने के लिए उस बर्तन को क्या करना पड़ता है? कुम्हार के चाक पर उस मिट्टी को नाचना पड़ता है। उसके बाद उसके डंटा से उस मिट्टी को पिटाना भी पड़ता है। पिटता है तब जाके उसका सुंदर आकार बनता है।
और जब पिटा जाता है उसके बाद उसको आग में जलना पड़ता है, क्योंकि पकना है उसको, फिर आग में जाके पकता है। ये 3-4 प्रोसेस से जब हो करके निकलता है, जब पक गया तब उसको पेंटिंग होती है, और पेंटिंग करके वो मार्केट में लॉन्च होता है। तो जब मार्केट में लॉन्च होता है तो वही जो फ्री का मिट्टी था पहले, वही मिट्टी जब एक सुंदर आकार ले लिया तो उसके प्राइस हजारों में होते। लेकिन जब तक वो रंगा नहीं था, जब तक वो पिटा नहीं था, जब तक वो जला नहीं था, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं। क्या सीख मिलती कि जब तक लाइफ में जलेंगे नहीं मतलब कि जाके हाथ नहीं जला लेना है, जलेंगे नहीं मतलब अपने आप पर मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हम रिसोर्स नहीं बनेंगे, और जब तक रिसोर्स नहीं बनेंगे तब तक हमारा सही वैल्यू कोई लगाएगा नहीं, और जब हमारा कोई सही वैल्यू नहीं लगाएगा तो फिर हमारा कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो अपना सही वैल्यू करवाना है, इसके लिए क्या करना है? अपने आप पर काम करना। बहुत दिक्कत क्या होता है जी, हम लोग चाहते हैं कि दूसरा आदमी हमारा वैल्यू करे, दूसरा आदमी वैल्यू नहीं करता है, वैल्यू खुद को खुद का करना पड़ता है। क्योंकि आप जितना खुद का वैल्यू करेंगे, आप अपने आप को जितना योग्य बना देंगे, सामने वाला उतना ही ज्यादा आपको वैल्यू करे। तो आपको अपना कितना वैल्यू करवाना है, ये सामने वाले के हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है कि आप अपने आप को कितना अच्छा बना रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या, हम लोग चाहते हैं कि दूसरा आदमी हमको अटेंशन दे, दूसरा आदमी हमको वैल्यू दे। क्या वैल्यू देगा आपको? आप अपने आप पे काम कीजिए ना, पूरा दुनिया आपको वैल्यू देगी। और आप दूसरा पर काम करना शुरू कर दीजिए, आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। आप जिसके पीछे भागिएगा वो आपसे भागेगा, और वो किसी और के पीछे भागेगा। तो अच्छा क्या है कि आप केवल अपने पीछे भागिए, आप अपने पीछे भागिएगा, बाकी सब लोग आपके पीछे पीछे भागते चले, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर जो है नेहरू जी ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश कर दिया। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? तो उद्देश्य प्रस्ताव को ही नेहरू प्रस्ताव कहते हैं। और ये क्या है, तो इसमें क्या है था, तो संविधान कैसा होगा उसका पूरा रूपरेखा था। अभी आप एनसीईआरटी की किताब खोलते होंगे तो उसके फर्स्ट पेज पर आता होगा प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में जो सारी बातें लिखी हुई हैं वही सारा बात उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके क्या बन गया, प्रस्तावना बन गया, प्रियम्बल बन गया। तो इसको किसने तैयार किया था? पंडित नेहरू ने तैयार किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसको नेहरू प्रस्ताव कहते हैं। ध्यान रखेंगे, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू। लेकिन नेहरू प्रस्ताव किसने तैयार किया है? जवाहरलाल नेहरू। ये अंतर ध्यान रखना, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर में उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू ने पेश किया, और 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया। पेश हुआ 13 दिसंबर 1946 को और पास हुआ 22 जनवरी 1947। ठीक है, संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया, तो पास कर दिया। 13 दिसंबर 1947 को पेश हुआ था, पास हुआ 22 जनवरी 1947। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात और समझ लीजिए कि हमारी जो संविधान सभा है ये दो काम कर रही थी जी। भारत की संविधान सभा दो काम कर रही थी। क्या क्या? तो एक काम कर रही थी संविधान बनाने के लिए, उसका निर्माण ही हुआ था संविधान बनाने के लिए, तो संविधान निर्माण का काम करती थी। और इसी बीच क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भी आजाद हो गया। तो आजादी होने से पहले हमारा पूरा शासन का काम तो अंग्रेज करते थे, लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए, तो अब हमारा काम कौन देखेगा? उस समय तो देश में चुनाव नहीं हुआ था, तो उस समय देश में चुनी हुई संस्था कौन थी? संविधान सभा। तो संविधान सभा एक साथ दो काम कर रही थी। एक तरफ भारत के लिए संविधान बनाती थी, तो दूसरी तरफ भारत के लिए कानून बनाती थी। तो जब भारत के लिए कानून बनाती थी तो उसको भारत की विधायिका कहते थे, और जब भारत के लिए संविधान बनाती थी तो उसको संविधान सभा। तो आपसे सवाल, और इसीलिए
जब तक देश में चुनाव नहीं हो गया, देश में पहला चुनाव आजादी के बाद हुआ 1951-52 में, और संविधान बन के तैयार हुआ गया था 1950 में ही। तो संविधान सभा ने तो अपना काम कंप्लीट कर दिया था 1950 तक, लेकिन वो 1951-52 तक चली, जब तक कि चुनाव नहीं हो गया देश में। इसीलिए संविधान सभा को अंतरिम संसद भी कहते हैं, एंटरिम पार्लियामेंट। अंतरिम संसद का मतलब क्या हुआ? अस्थाई संसद, यानी कि जब तक सब लोग चुन के नहीं आ गए थे तब तक इसने संसद का भी काम किया, यानी कि कानून बनाने का भी काम किया। तो संविधान सभा एक साथ कितना काम कर रही थी? 2 काम कर रही थी। कौन कौन सा काम कर रही थी? कानून बना रही थी और संविधान बना रही थी। अब आपसे एक सवाल और हो सकता है कि संविधान सभा जब कानून बना रही थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करता था? संविधान सभा जब भारत की विधायिका के रूप में बैठती थी या कानून बनाने के लिए बैठती थी, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता था? हा? हाँ, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर। तो संविधान सभा जब भारत की विधायिका के रूप में बैठती थी, यानी कि कानून बनाने के लिए बैठती थी, तो अध्यक्षता कौन करता था? जीवी मावलंकर करते थे। पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर, और यही लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी चुने गए। ओके, दिक्कत? ओके, चलिए, तो अब देखिए, तो संविधान सभा दोनों काम कर रही थी, भारत के लिए संविधान भी बनाती थी और भारत के लिए कानून भी बनाती थी। जब इसको कानून बनाती थी तब इसे भारत की विधायिका कहते थे या भारत की संसद कहते थे। आज जब ये संविधान बनाती थी तब ये सबको संविधान सभा कहते थे, ठीक है। और जब तक देश में पहला आम चुनाव नहीं हो गया तब तक संविधान सभा काम कर रही थी भारत की विधायिका के रूप में। जैसे ही 1951-52 में भारत का पहला आम चुनाव हो गया, संविधान सभा स्वतः विघटित हो गई, अपने आप समाप्त हो गई, ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, तो अभी वर्तमान का जो आप हमारा जो नेशनल फ्लैग देख रहे हैं, राष्ट्रीय झंडा, इस राष्ट्रीय झंडा को भी कब एक्सेप्ट किया गया था? राष्ट्रीय झंडा को कब एक्सेप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947, ठीक है, लिख लेंगे कि संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को क्या किया था? राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया था, नेशनल फ्लैग, ठीक है, जब भी हम लोग फहराते हैं। जी, टाइम हो गया क्या? कितना लोग अपना टाइम दे के आते हैं? क्यों निकल जाएंगे इतना टाइम पर? है हाँ, साइलेंट कर लेते हैं ना जी। कितना लोग का अपना टाइम निश्चित रहता है, इतना बजे हम निकल जाएंगे, उधर से भी ठीक है, हम फ्री हो जाएंगे, अब पड़े तो फोन बच जाता है। अब मेरे क्लास के साथ आपको ये हमेशा असुविधा रहेगी, ठीक है, कि जो टाइम रहता है वो टाइम पर हम जल्दी छोड़ते नहीं, और जो टाइम रहता है वो टाइम पर जल्दी आते नहीं, है ना। तो दो दिक्कत थोड़ा आपको रहेगा, है ना, जब तक हम रहेंगे तब तक, ठीक है। इसलिए जो भी होंगे सामने वाले उनको समझा देना है कि भाई थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा ना। तो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, धीरज धरहु नर अरु नारी, आपतकाल परखी हचारी, है ना। धीरज मतलब होता है धैर्य। कभी विकट परिस्थिति में आदमी को क्या करना होता है जी? धैर्य रखना होता है ना, क्योंकि इसी का परिचय होता है बाद में। खैर,
तो 22 जुलाई 1947 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इंडियन फ्लैग, नेशनल फ्लैग के का जो ड्राफ्ट है उसको एक्सेप्ट किया गया, और वही 15 अगस्त 1947 को जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो उसी को फहराया गया, जो कि अभी तक चला आ रहा है। तो आपसे पूछा सकता है कि राष्ट्रीय झंडा के स्वरूप को किसने स्वीकार किया था, तो संविधान सभा ने स्वीकार किया। ठीक है, अब देखिएगा कि ये पूरा संविधान सब चीज हो रहा था, अभी तक हम लोग इतना बात की, लेकिन अभी तक एक आदमी का हम लोग बात नहीं किए, अम्बेडकर साहब, क्योंकि अम्बेडकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। और आप सुनते होंगे भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान के मनु, है ना, ये सब भारतीय संविधान का शिल्पकार, ये सब करके बहुत बार प्रश्न पूछा है कि कौन था, तो अम्बेडकर को माना जाता है। तो अम्बेडकर को क्यों माना जाता है, तो संविधान जब बन रहा था तो बहुत सारी कमिटियां बनी थी, इसमें एक इंपॉर्टेंट कमिटी थी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कमिटी थी संविधान सभा की, उसका नाम था प्रारूप समिति। नाम था प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति कब बनी थी, प्रारूप समिति कब बनी थी, 29 अगस्त 1947। ध्यान रखेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी, तो 29 अगस्त 1947 को। इसमें 7 सदस्य थे, 7 मेंबर्स, और इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो थे वो इसी के अध्यक्ष। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, चूंकि इस कमेटी का नाम है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, तो यानी कि इसी कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये तैयार करे कि भारत का संविधान कैसा होगा, नहीं होगा। तो भारत के संविधान को तैयार करने की जिम्मेवारी इसी कमेटी को थी, इसीलिए, और इसके अध्यक्ष थे अंबेडकर साहब, तो पूरा ड्राफ्ट यही लोग बना रहे थे। इसी वजह से अंबेडकर को कहते हैं भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का मनु, भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का शिल्पकार। ये तमाम विभूषणों से अंबेडकर को विभूषित किया जाता है कि अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष और यही संविधान के ड्राफ्ट को तैयार करते हैं। क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? ठीक, इसके आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास। ओके, बात सब समझ में आया ना जी? कोई ऐसा बात जो किसी को समझ में नहीं आई हो? सब आया ना?